हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग 28 दिसंबर 2022 का जो पेपर नंबर फर्स्ट है उसको करेंगे। ठीक है, ये जो पेपर है ये ऑनलाइन वाला है। देखेंगे हम लोग कि ऑनलाइन मोड में कैसे पेपर आते थे और इसके जो बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बार बार, और 2022 का ही ये पेपर है। तब देखते हैं आज की क्लास में आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताएंगे और आराम से पेपर को हल करेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को शेयर कर दिया करें। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता में परिवर्तन काल का समय कौन सा है। मतलब चाइल्डहुड टू अडल्टहुड ट्रांजिशन पीरियड किस एज को कहा जाता है, किस उम्र को कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था। तो देखिए जो किशोरावस्था है इसमें हम जो है चाइल्डहुड से अडल्टहुड, भाई किशोरावस्था के बाद क्या होता है, किशोरावस्था के बाद सीधे हम कैसे हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। तब जो इसका आंसर है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है बचपन से सीधे हमको अडल्ट की तरफ, अडल्टहुड में चेंज कर देती है, वयस्कपन में। तब इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका पहला सही हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन मोड में जैसे वगैरह आते थे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है। देखिए जिसने भी क्लास ना देखी हो, ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें जो हमारा CDP जो हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो 3 चैप्टर हो चुके हैं। तो जो पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल बताए हैं, उससे पेपर में क्वेश्चन आ गया है। अब बताइए स्थूल गतिक कौशल कौन सा होता है, जिसने पढ़ा होगा वो कर देगा। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना, चिपकाना, सुई से धागा डालना, चलना और दौड़ना। तब स्थूल गतिक कौशल कौन सा होता है, इसका आंसर होगा चौथा, चलना, दौड़ना, भागना, कूदना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। सबसे पहला बच्चा कहाँ सीखता है, किन किन चीज़ों को, ठीक है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सामाजिकरण की प्रथम संस्था किसे कहा गया है, परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। तो सामाजिकरण की जो प्रथम संस्था है बच्चे की, वो किसको कहा गया, फैमिली को कहा गया, अर्थात परिवार को कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते क्या कहलाती है। बताइए, जीन पियाजे में पढ़ाया गया है कि एक बच्चा है जो मानता है कि जो गुड़िया है, डॉल है और कार है, ठीक है, खेलने वाली, इसमें भी जीवन है। वो मानता है कि इसमें भी जीवन है। तो बच्चों की इस प्रकार की सोच को क्या कहते हैं, जीववादी सोच, पदानुक्रमिक सोच, केंद्रीकरण, वर्गीकरण। तो बच्चों की इन सोच को हम जीववादी सोच कहते हैं। तो इसका चौथे का पहला सही हो जाएगा। पांचवा है हमारा, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कथन वाला है, कोई बात नहीं। देखिए अभी कथन है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालने ते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। कौन, 4 वर्ष की रिया। मतलब 2 बर्तन है जिनमें समान मात्रा में पानी है, लेकिन वो दोनों बर्तनों को अलग अलग प्रकार से देखती है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर है। तो उसका कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों सही है, और ऊपर की चर्चा नीचे भी कही गई है कि रिया जो पूर्व संक्रियात्मक में है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। इसका पहला वाला सही हो जाएगा, चौथे का पहला।
क्वेश्चन नंबर चौथा था। क्वेश्चन नंबर चौथा नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। संकेतों व अन्य तरीकों से बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना उदाहरण है। आप सीख रहे हैं, आपको जरूरत पड़ी कि कोई मेरी हेल्प कर देता, कोई मुझे समझा देता थोड़ा, तो इस प्रकार की मदद को क्या कहा गया है? पाठ, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तब इस प्रकार की मदद को कहा गया है पाठ, मतलब स्कैफोल्डिंग, जो कि किसने दी थी? वाइगोट्स्की जी ने दी थी। ठीक है। 6 का पहला। क्वेश्चन नंबर 7। साथ में है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोट्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। वाइगोट्स्की जी ने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा था? किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं? सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। तो लेव वाइगोट्स्की जी ने जो है बच्चों को सीखने के लिए सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कही है। तो 7वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 8। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम, ठीक है, अपने व्यवहार के परिणाम दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? मतलब कि वो सभी व्यक्ति ये करना चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छा कहें कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम समाज के अनुसार काम कर रहे हो। ठीक है। तो किस चरण में होती है ये बात? पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण, या पश्च परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तब देखिए, बच्चे जो होते हैं, हम सभी लोग होते हैं कि सोसाइटी में हमारी इज्जत हो ना हो, हम लोग दूसरों के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। कौन से चरण में? परंपरागत स्तर में, जिसमें कि पूरी जिंदगी हम लोग इसी में रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 8वें का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9। प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? परीक्षा केंद्रित, पाठ पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो कैसी होती है? वो होती है विद्यार्थी केंद्रित, लर्नर सेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कहते हैं रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है, मतलब काउंसलर है। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? अब एक जो काउंसलर होता है उसके पास कौन सी बुद्धि होती है, ये बताना है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया है ये क्वेश्चन। भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक। तो देखिए, जो करियर काउंसलर होते हैं वो दूसरों को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझ लेते हैं उनको। ठीक है, कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हाँ, तो एक्चुअली वो साइकोलॉजी जानते हैं। ठीक है। तो दूसरों से प्रभावित करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं। तो दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों से बातचीत करना, दूसरों के मन को पढ़ना, यह बुद्धि किस प्रकार के लोगों में होती है? इंटरपर्सनल बुद्धि कहलाती है। तो पारस्परिक। ठीक है। तो इसका हो जाए तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11 कटा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण एवं प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण, मतलब बातचीत करते समय करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, बच्चे की मातृभाषा का? तो एनईपी कहते हैं कि बच्चे के साथ प्राइमरी स्तर पर किसी लैंग्वेज में आप बात करेंगे, बच्चे की मातृभाषा है। तो इसका चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। ठीक है। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। ये वैशाली की माँ ने कह दिया। माँ का जवाब क्या दिखाता है?
जेंडर भूमिकाओं में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग प्रासंगिकता। तो 12वें का हो जाएगा तीसरा, लिंग रूढ़िबद्धता। जेंडर स्टीरियोटाइप उसकी माँ दिखा रही है कि लड़के क्या करेंगे, लड़कियां क्या कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बच्चों का नामीकरण मतलब लेबलिंग करना व उन्हें वर्गों में बांटना कि जो होशियार बच्चों का ग्रुप है, ठीक है जी, मीडियम स्टूडेंट का वर्ग है और ये गीधड़ों का है वर्ग। इस प्रकार से उनके ग्रुप बनाना, उनको बांटना क्या है, अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देना देता है नहीं। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है, सही है। सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रणनीति है, गलत। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत है। तो इससे बच्चे जो होंगे अपने आप में हीन समझेंगे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाएगा, जो कि उनके लिए सही नहीं, इसलिए इसका दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सतत व समग्र मूल्यांकन से क्या मायने हैं। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़े सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में प्रोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या मतलब है, बताइए। तो इसका मतलब दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा, 14 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 15 है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इसे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होने वाला है, रचनात्मक मूल्यांकन, 15वें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16, एक समावेशी कक्षा। समावेशी शिक्षा से बहुत क्वेश्चन आता है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है, शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनको वर्गीकरण करना, पृथक्करण करना, खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, मतलब उनके लिए अलग से क्लासों की भूमिका दी जाए। तो एक समावेशी कक्षा क्या कहती है, समावेशी कक्षा कहती है सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है, सबका ख्याल रखा जाए, इसलिए इसमें पहला वाला सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, 17 नंबर है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। मतलब अन्य कल्चर के स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना, सम्मान देना, सही। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं करेंगे। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, सबसे बातचीत करना, सही। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, ये भी सही है। तब इसमें सेकंड वाला तो होगा नहीं, कहाँ कहाँ सेकंड है, यहाँ यहाँ, तो ये तो दो तो गलत हो गए, सेकंड वाला। अच्छा, अब जो है इसमें जो अप्रत्यक्ष निर्देश देना, नहीं, इसमें तब हो जाएगा हमारा तीसरा, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं देना बल्कि प्रत्यक्ष प्रकार से हमको निर्देश देने हैं, तो इसमें जो है चौथा है वो भी गलत है, इसलिए जो हमारा पहला, तीसरा और चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है, 17वें का 3। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की
स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए टीचर को अगर बच्चा दृष्टिबाधित है? तो सीधी सी बात है, 18वें का दूसरा हमारे यहाँ सही होने वाला है। बच्चों को ऐसी चीज़ों से पढ़ाए जिनको बच्चा छू सके। ठीक है, अन्य अन्य प्रकार के कौशल जो है उनका प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका महत्वपूर्ण किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? सामाजिक अंतःक्रिया, जो लोग समाज से ज़्यादा ना तो मतलब रखते हैं, ना ही बाहर निकलते बैठते हैं, ना यार दोस्त बनाते हैं। ठीक है, और उनको दूसरे लोगों में से बातचीत करने में भी संकोच लगता है, डर लगता है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? स्वाधीनता, अवधान न्यूनता, अति अति क्रियाशीलता, ये ADHD जी को कहते हैं, ये ADHD। ठीक है, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य। तो देखिए इसको इंग्लिश में देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिज्म, स्वाधीनता। ठीक है, आर्टिज्म वो रोग होता है जिसमें लोग दूसरों से बातचीत नहीं करते, ना ही सामाजिक संबंध होते हैं, उनको बात करने में डर लगता है। तो 19 का पहला हो जाएगा स्वाधीनता। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? देखिए 20 में कहते हैं, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है। ठीक है, क्या कहती है? उनके मन में जो आए वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है? मतलब एक शिक्षक है, वो बच्चों को मिट्टी दे दी, उसने कहा अब तुम्हारा मन आए वो बनाना, चाहे हाथी बनाओ, चाहे घोड़ा बनाओ, चाहे कार बनाओ, जो खिलौना है बनाना बनाओ। तो ऐसा करने से क्या लाभ होगा, ये बताना है। सृजनात्मकता, रटना, असहयोग, अनुशासनहीनता। ठीक है, तो बीच में कौन सा हो जाएगा? तो इससे बच्चों में देखिए इनडिसिप्लिन, नॉन कोऑपरेट, ये तो गलत। तो इससे बच्चों में क्या आएगी? क्रिएटिविटी आएगी, रचनात्मकता आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल, अमूर्त तर्क। क्या अमूर्त तर्क पर जो बच्चा जो प्राइमरी लेवल पर रहा है, क्या उसको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में हमको फोकस करना चाहिए? नहीं, तब हमको अमूर्त तर्क नहीं है, बल्कि हमको मूर्त तर्क को विकसित करना है। ठीक है, इसलिए हमारा जो फिफ्थ है वो गलत हो गया और सब सही है। तो फिफ्थ कहाँ है? यहाँ, ये गलत है, तीसरा सही है। 21 का 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, रचनावादी कक्षा में इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। बारंबार वेतन व अभ्यास से होता है। तो रचनावादी क्लासरूम में सीधी सी बात है, बच्चे स्वयं से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसमें हो जाएगा दूसरा, अन्वेषण और अंतःक्रिया के लिए खोज की प्रक्रिया। 22 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23, में कहते हैं, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही है, के साथ मिलकर काम करती है और इशारे देते हुए कहती है। ये प्रक्रिया क्या करे? इशारा देना मतलब मदद करना। तो किसी की सीखने में मदद करने को क्या कहते हैं? पाठ, शिक्षक केंद्र शिक्षा शास्त्र, अनुसरण, पूर्वाभ्यास, प्रत्यक्ष निर्देश। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। 24 में कहते हैं, एक शिक्षिका कक्षा को
संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। ठीक है, क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तर्क इसका ये है। तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बिना बच्चा सीख ही नहीं सकता, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सही है। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए, ठीक है, मतलब इंटरेक्टिव बातचीत करने वाली बनाने के लिए आसपास के वातावरण से उदाहरण देती है, तो ये भी सही है। ऊपर की चर्चा नीचे भी की गई है, इसलिए ये इसकी व्याख्या भी करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, बताइए। समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीकों पर स्थिर रहना। तो कौन सी चीज़ें समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगी, आपको बताना, इसका आंसर करना है, क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा 25 का चौथा। 26, 26 है क्वेश्चन। पढ़ते हैं, अभिकथन है हमारा। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की सफलता को दर्शाती हैं। ठीक है, तर्क देते हैं। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने चाहिए। अच्छा जी, अब बताइए, क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो बिना गलती किए हुए सीख गया हो? कुछ भी नहीं। तो जो मिस्टेक्स होती हैं वो हमारे सीखने का अभिन्न हिस्सा है। और ये कह रही हैं कि वो विद्यार्थी और टीचर की असफलता को दर्शाता है, तो ये गलत बात है, असफलता को नहीं है। गलतियाँ सीखने का अभिन्न हिस्सा है, तो ये तो गलत हो गया। तर्क में कहते हैं कि बच्चे में खुद से सोच, बच्चे क्या कुछ ने खुद से सोच नहीं सकते, वो बेवकूफ़ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत। तो इसका चौथा हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। 27 नंबर पर क्या है, निम्न में से कौन सा भाव नहीं है, मतलब कौन इमोशन नहीं है। स्मृति, क्रोध, प्यार, भय, बताइए। 3 इसमें जो है वो इमोशंस हैं, तो कौन नहीं है। तो स्मृति, याद करना, मेमोरी, ये कौन सी इमोशन है भाई। हंसना, रोना, ठीक है, प्यार मोहब्बत, ये सब इमोशन होती तो नहीं है, स्मृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। हर विद्यार्थी के हर प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। ठीक है, जॉय ऑफ लर्निंग, जब बच्चों को सीखने में मजा आएगा तब वो आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे। तब 28 का हो जाएगा चौथा। और 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है, तो किस प्रकार का अधिगम है। को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को बताइए। क्या आपका स्वास्थ्य इसमें आपके सीखने को प्रभावित नहीं कर रहा है ना, तो इट इज फैसिलिटेट्स। ठीक है, ओवरऑल फिजिकल आप जितने अच्छे होंगे, ठीक है, उतनी अच्छी प्रकार से आप पढ़ पाएंगे। मान लीजिए आपके कहीं पेन हो रहा है, तब आप कैसे पढ़ पाएंगे, तो इसलिए 29 का चौथा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूही
रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, कठिन भाग्य। मतलब ये है, रूही कहती है कि मैं विज्ञान में झंडे गाड़ देती, मैं बहुत कुछ कर देती, बहुत नंबर ले जाती, लेकिन क्या करें कि मैंने पर्याप्त रूप से बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। तब वो अपने आप को दोष दे रही है और क्या कहती है, कोशिश की कमी, लैक ऑफ एफर्ट, मेरी एफर्ट में कमी है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताएं, जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।